हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2019 का सेट सी 12th क्लास बायोलॉजी के लिए। हमने पीछे 2018, 16, 17, 18 और 19 के ए बी सेट और 2026 जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है वो उसके क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से बहुत हेल्प होगी, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होएगी। और जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 2019 का सेट सी कोड। सबसे पहले सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। कौन सा ट्रेट है जो ऑटोसोमल लिंक्ड है और रिसेसिव है। तो सिकल सेल एनीमिया भी ऐसा ही है और फिनाइलकीटोनुरिया, तो दोनों आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन है इन 1938 सिलाकैंथ वाज कोट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। डी ऑप्शन सही है, इसको साउथ अफ्रीका से पकड़ा गया था। तीसरा क्वेश्चन है द हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड वुड नॉट यील्ड। न्यूक्लियोसाइड में देखिए, न्यूक्लियोसाइड किसका, इसमें नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर होती है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। इसे जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे न्यूक्लियोसाइड का तो उसमें शुगर निकलेगी और प्यूरिन पायरिमिडिन निकलेंगे, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड होता ही नहीं, तो वो कैसे निकलेगा, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी जीन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर। पहले क्रोमोसोम में कितने जीन्स होते हैं, तो 2968 जीन्स होते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर है। विच इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। स्प्लीन है, बोन मैरो और थाइमस जो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ना सॉरी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्प्लीन जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखिए ये एक फ्लावर है, इसी के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर इसी के जो है स्टिग्मा पर आकर गिर रहे हैं, तो सेम फ्लावर पर आकर अगर पोलन ग्रेन गिरते हैं उसी फ्लावर के, तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज जीन थेरेपी। बहुत बार जीन थेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन थेरेपी लगभग 90% ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, 1 नंबर में, 5 नंबर में, किसी न किसी की तरह से पूछा गया है, तो अच्छे से याद कर लेना। करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ ए नॉर्मल जीन। यानी किसी जीन में डिफेक्ट आ गया तो उस डिफेक्टिव जीन को हटाकर उसकी जगह नॉर्मल जीन डालना है, इंसर्ट करना है इनटू द इंडिविजुअल के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर, टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट। जो डिफेक्टिव जीन का जो फंक्शन था उसको कंपनसेट करने के लिए नॉर्मल जीन डाला जाता है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4 years ओल्ड गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। उसमें ये एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो गई थी, उसमें ये किया गया था, तो ये जीन थेरेपी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द 1 फिजिकल म्यूटेशंस, तो अल्ट्रावायलेट रेज लिख देना। वट आर द फॉल्स फ्रूट्स, गिव एन एग्जाम्पल। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वो होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप नहीं होते, किसी फ्लोरल पार्ट, किसी दूसरे पार्ट से, फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से, ओवरी को छोड़कर जब किसी दूसरे पार्ट से अगर फ्रूट बनता है तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जो ओवरी से बनता है वो ट्रू फ्रूट होगा, जो ओवरी से किसी दूसरे पार्ट से बनता है वो फॉल्स फ्रूट होता है। इसका जैसे कि जो थैलेमस से बने हुए हैं वो एप्पल और स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल देना। ये थैलेमस से बने होते हैं, ओवरी से नहीं बने होते, इसलिए फॉल्स फ्रूट हो जाएगा एप्पल और स्ट्रॉबेरी। व्हाट इज एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है, एक्स सितु कंजर्वेशन देख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक्स सितु कंजर्वेशन है ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन दिस कंजर्वेशन थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। इसमें जिसको विलुप्त होने का खतरा है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के सेफ जगह पर रखा जाता है और वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। सेफ जगह जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गए,
वाइल्ड लाइफ स्पारीज हो गई, इनमें उसको वहाँ से नेचुरल हैबिटेट से निकाल के यहाँ इनको रखा जाता है या उनकी प्रॉपर केयर की जाती है, अच्छे से ध्यान रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। अगला है, ये सिलेबस में नहीं है, बायो फोर्टिफिकेशन। अगला है, बाय विच टेस्ट लिम्फ टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड। टाइफाइड फीवर किससे कन्फर्म करेंगे? वाइडल टेस्ट करते हैं, तो ये वाइडल टेस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस किससे होता है? वुचेरेरिया, याद रखना है, वुचेरेरिया से होता है। वुचेरेरिया के दो ये दे रखे हैं, स्पीसीज दे रखे हैं, बैंक्रोफ्टी एंड मलाई। वुचेरेरिया, बैंक्रोफ्टी एंड मलाई, ये फाइलेरियल वॉर्म है जो वुचेरेरिया कोज, जो कि वुचेरेरिया के जो है जीनस के दो स्पीसीज हैं जो एलिफेंटियासिस कोज करते हैं। जो है अगला क्वेश्चन IARI हमारे सिलेबस में नहीं है। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो पार्थिनोजेनेसिस है ये सिलेबस में नहीं है। राइट अबाउट द ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? ये बर्ड्स में देखा जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, जो पैरासिटिक बर्ड्स होता है, जैसे कोयल है पैरासिटिक बर्ड है, ये क्या करती है, अपने जो अंडे हैं किसी दूसरे के घोंसले में दे देती है, होस्ट के घोंसले में देती है। होस्ट होता है क्रो, यानी कोयल जो है अपने, कोयल होगी पैरासिटिक बर्ड्स, और क्रो हो गया होस्ट। तो जो कोयल है वो अपने अंडे क्रो के घोंसले में दे देती है, और फिर जो कौवा है वो उसके अंडों को सेता है, यानी कि इनक्यूबेट करता है, उसके ऊपर बैठ के इंक्यूबेशन करता है। इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जो कोयल के जो अंडे हैं वो इस तरह से दिखाई देने लगे, बिल्कुल जैसे कि कोए के अंडे हों, यानी इवोल्यूशन से उसने अपने अंडे को बिल्कुल उसके समान बना लिया, जैसे ताकि कौवा उसको पहचान ना पाए। टू रिड्यूस द चांस ऑफ द होस्ट बर्ड्स डिटेक्टिंग द फॉरन, ताकि उसको, उसके अंडों को, कोयल के अंडों को वो पराया अंडा ना समझे, एंड इजेक्टिंग दैम फ्रॉम, और ना ही उसको घोंसले से बाहर निकाले। तो इस तरह से जैसे जैसे इवोल्यूशन टाइम पास होता गुजरता गया, तो कोयल ने अपने अंडों का जो है साइज है, कलर है, वो बिल्कुल कोए के अंडे जैसा बना लिया, ताकि वो कौवा उसको पहचान ना पाए कि वो उसका अंडा है या किसी और का अंडा है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द रोल ऑफ बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स। बैक्टीरिया का रोल बताना है। इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आ जाएंगे और फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम का एग्जांपल दे रखा है, जो कि नोड्यूल्स में रहती हैं, द लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स की नोड्यूल्स में रहते हैं। और जो दूसरे हैं जो फ्री लिविंग है, जो सोयल में रहते हैं, एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं उसको फिक्स करते हैं, किसी ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और फिर वो है नाइट्रोजन, जो सॉइल में रहते हैं वो नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन सॉइल को जो है नाइट्रोजन रिच बना देते हैं, न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। इस तरह से ये न्यूट्रिशन में, नाइट्रोजन की न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट कैसे बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को उसको कंट्रोल करती हैं? इसमें बीटी टॉक्सिन वाला आ जाएगा, जो ये बार बार, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन द बैसिलस थुरंजेनेसिस, जिसका ये जीन है उसमें वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जब इंसेक्ट इंजेस्ट करता है इनएक्टिव टॉक्सिन को, तो ये इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, और ये अपने आप को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? वहाँ इसको अल्कलाइन पीएच मिल जाता है। इंजेस्टेड इंसेक्ट के अंदर जो है उनके उसके गट का जो पीएच है वो अल्कलाइन होता है, वहाँ पर ये इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो सोलेबल हो जाते हैं, सोलिबलाइज हो जाते हैं। जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है वो फिर बाइंड कर जाता है एपिथेलियल, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं गट की, उसके साथ बाइंड कर जाएगा, और उसमें पोर क्रिएट कर देता है। पोर क्रिएट होने से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने के बाद क्या, तो उसका लाइसिस हो जाता है, और फिर वो जो इंसेक्ट है वो उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह से जो कैटरपिलर लार्वा है वो जो है मर जाएगा, और जो है प्लांट जो है सेफ रहेगा, क्रॉप जो है वो हमारी सेफ रहेगी। इस तरह से बटरफ्लाई कैटरपिलर से कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंसेक्ट होस्ट है वहाँ पर आप बटरफ्लाई कैटरपिलर लिख लेना, ऐड कर लेना इंसेक्ट की जगह। ये इंजेस्ट करेगा तो इसमें वो जो है एक्टिव हो जाएगा। व्हाट आर द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं जो
इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं। वो फ्लावर लार्ज होता है, कलरफुल होता है, फ्रेगरेंट होता है, उसमें से महक आती है, रिच नेक्टर से भरपूर होता है। वैन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर छोटा होता है, जैसे वैसे लार्ज तो इंसेक्ट, लेकिन जब फ्लावर छोटा होता है तो उसमें बहुत से फ्लावर मिलकर वो क्लस्टर गुच्छा बना लेते हैं और इनफ्लोरेसेंस की फॉर्म में अपने आप को कंस्पिक्यूअस बना लेते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सीक्रेट फॉल ओडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। तो ओडर्स निकलते हैं उसमें से, वो अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को। तो इस तरह से ये आप लिख देना। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ बैक्टीरियल सेल मेड कम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है, डीएनए हमें पता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, सो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिलिक होने के कारण, जो हाइड्रोफोबिक होता है तो सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो लिपिड होता है, लिपिड में जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लिविंग है, और तो उसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगा। बैक्टीरियल सेल कैसे उसको कम्पिटेंट बनाती है कि वो डीएनए को अपने अंदर ले ले। तो उसको पहले ट्रीट करते हैं डाइवेलेंट कैटायन, स्पेसिफिक कंसनट्रेशन लेके डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम की, उसमें उसके साथ ट्रीट करेंगे। इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंटर करने की पोर्स के थ्रू इन इट्स सेल वाल। रिकमेंडेड डीएनए फिर उसको फोर्स करते हैं सच सेल को बाय द इनक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकमेंडेड डीएनए ऑन आइस। आइस पर इनक्यूबेट करेंगे। आइस के बाद उसको फिर हीट शॉक मेथड में लेके जाएंगे, 42 डिग्री पर उसको फिर ट्रीट करेंगे, फिर दोबारा से आइस पर लेके आएंगे। यानी आइस फिर हीट शॉक 42 डिग्री फिर दोबारा से आइस। इससे भी जो बैक्टीरिया है वो कम्पिटेंट हो जाता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, तो ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नेम द वन और एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन, हाउ हैज़ मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट। ये भी देख लेते हैं क्या है इसका। क्राई प्रोटीन क्या होते हैं, और इंसेक्टिसाइडल होते हैं। इंसेक्टिसाइडल का मतलब साइडल होता है उसको मारने वाला, इंसेक्ट को मारने वाला। क्रिस्टल टॉक्सिन्स होता है एनकोडेड बाय द क्राइजीन्स। यानी ये क्राई प्रोटीन क्या होते हैं, क्राइजीन होता है इसको कोड करने वाला क्राई प्रोटीन को, और ये टॉक्सिन होता है एक तरह से प्रोटीन, और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इंसेक्ट को मारने वाला होता है। ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है विद इन द बैक्टीरियम बैसिलस थुरंजेनेसिस। यानी जिस बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये बैसिलस थुरंजेनेसिस के अंदर होता है, उसके अंदर तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इनएक्टिव फॉर्म को प्रोटॉक्सिन बोल देते हैं। ह्यूमन एक्सप्लॉइट दिस प्रोटीन्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्राइजीन्स इनटू क्रॉप्स। ह्यूमन ने इसका कैसे यूज़ किया है, कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया है, इसको इस क्राइजीन्स को जो है क्रॉप्स में डाल दिया है। इस बेसिलस थोरेंजेनेसिस से क्राइजीन को लेकर बीटी कॉटन में, बीटी कॉर्न में, ताकि ये जो प्लांट्स हैं ये जो है रेजिस्टेंट हो जाए पेस्ट के, रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल इंसेक्टिसाइड, और केमिकल इंसेक्टिसाइड पर डिपेंड ना रहना पड़े। द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन्स CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स। वो कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं, और CRY1AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। तो ये अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। बायोरिएक्टर्स हैं आर द लार्ज टैंक होते हैं एक तरह से, यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बड़े स्केल पर, यानी ज़्यादा संख्या में बनाने हों तो बायोरिएक्टर्स में बनाते हैं हम। इन टैंक्स में लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड, इसमें लार्ज वॉल्यूम को प्रोसेस कर सकते हैं। बायोरिएक्टर्स आर द टैंक्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली, इसमें रॉ मटेरियल्स डाल देंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। इंडिविजुअल एंजाइम्स यानी एंजाइम बना लेंगे, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल्स, प्लांट्स को यूज़ करके, एनिमल्स को यूज़ करके, ह्यूमन सेल्स को यूज़ करके, यानी इसका रॉ मटेरियल से लेकर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना लेंगे। बायोरिएक्टर में क्या कंडीशंस क्या होती हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं इसकी। अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, टेम्परेचर होगा, पीएच होगा, सबस्ट्रेट, साल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब बायोरिएक्टर्स के अंदर होता है, और उसे मनचाहा जो है प्रोडक्ट्स बना सकते हैं लार्ज स्केल पर। व्हाट इज मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। मोनोसोमी क्या होती है, लॉस ऑफ वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। अगर किसी क्रोमोसोम पेयर में से कोई एक पेयर जो उसका लॉस हो जाए, यानी दो क्रोमो, तो उसमें से उसको बोलते हैं मोनोसोमी। टर्नर सिंड्रोम का एग्जांपल दे रखा है इसमें।
एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक एब्सेंट होने से ये 45 रह जाते हैं, तो इसको मोनोसोमी बोल देंगे। 2n-1 हो गया। अगला है ट्राइसोमी। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। इसमें एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है 2n+1। जैसे डाउन सिंड्रोम में है 21वां क्रोमोसोम जो है उसमें एक एडिशनल कॉपी आ गई है, तो ये इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। एक एग्जांपल क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, XY हो जाता है, तो इनमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो ये ट्राइसोमी हो जाता है। यानी ट्रिपल कॉपी हो जाना, मोनोसोमी एक कॉपी रह जाना। वैसे तो दो दो कॉपी होती है क्रोमोसोम की, लेकिन जब एक कॉपी रह जाती है, एक का लॉस हो जाए तो मोनोसोमी हो जाती है। जब 3 कॉपी हो जाती हैं क्रोमोसोम की तो वो ट्राइसोमी हो जाती है। अगला ये क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है 3 अंक के हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्या लिमिटेशंस हैं। एक तो दीज आर ड्रॉन फॉर फूड चेन बट इन नेचर फूड वेब एग्जिस्ट। ये जो फूड चेन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन नेचर में तो फूड वेब एग्जिस्ट हैं, तो इसलिए ये लिमिटेशन हो गई। दूसरा है 1 मेंबर ऑफ फूड चेन कैन ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। एक जो मेंबर है वो एक से ज़्यादा जो है ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करता है, तो उसका हम कैसे पिरामिड बनाएंगे। ई ड्रांस फॉर GFC ग्रेजिंग फूड चेन के लिए ड्रोन किया गया है ये, बट इन नेचर में डेटेडस फूड चेन आल्सो एग्जिस्ट, दोनों के लिए नहीं है, ये एक ही के लिए है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। क्या मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी हुगो डिवरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन हुगो डिवरीज ने जो इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस। तब जब उसने उस पर काम किया तो उसमें आइडिया म्यूटेशन का आइडिया आया। उसमें क्या था, लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली। उसका क्या आइडिया था कि जो है वो जो है लार्ज डिफरेंस आ जाता है अचानक से, पॉपुलेशन के अंदर अचानक से आ जाता है। उसने ये माना था कि म्यूटेशन विच कोजेज इवोल्यूशन। अब लार्ज जो अचानक से जो डिफरेंस आ गया उससे इवोल्यूशन हो गई, और जो इवोल्यूशन होती है वो माइनर वेरिएशन से नहीं आती, लार्ज वेरिएशन से आती हैं। डार्विन ने जो है माइनर वेरिएशंस के बारे में बात की थी जो कि हेरिटेबल थी। म्यूटेशंस आर रैंडम होती हैं, डायरेक्शनलेस होती हैं, ये ह्यूगो डेरिज ने बताया था। और जो डार्विन कह रहा था कि ये स्मॉल होती है और डायरेक्शनल होती हैं। इवोल्यूशन ऑफ फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल। डार्विन ने तो उसको ग्रेजुअल बोला था, लेकिन डी वरीज ने इसको बोला था कि ये म्यूटेशन से जो है स्पेशिएशन हो जाती है, स्पेशिएशन यानी न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है, हैंस कॉल्ड इट साल्टेशन, इसलिए इसको साल्टेशन बोला गया है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में मेरे ये डार्विन और इसकी ह्यूगो डी वरीज का थोड़ा सा कंपेरिजन के बारे में बता रखा है। अगला देखिए, डिस्क्राइब द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। इसका देख लेते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है। इसमें बायोडाइवर्सिटी का जो है बहुत बड़ा जो है रोल होता है। मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज जो होती हैं वो नेचर जो है प्रोवाइड करता है इंसान को। तो जो है पहला जो है इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करता है कौन है, सबसे अमेजन फॉरेस्ट है, जो प्लेनेट का फेफड़ा बोला जाता है। वो 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन है जो अर्थ एटमॉस्फेयर की वो प्रोड्यूस करता है। तो मैंने यहाँ छोटा सा बताया, आप वहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं कि अमेजन फॉरेस्ट है जो लगभग 20% ऑफ जो अर्थ एटमॉस्फेयर का वो उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये प्रोड्यूस करता है। और जो ऑक्सीजन है उसकी जो प्राइसलेस है, ऑक्सीजन बहुत कॉस्टली होती है ऑक्सीजन, और हमें ये नेचर से मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ा ही योगदान है हमारे इसका बायोडाइवर्सिटी का। फिर सेकंड है पोलिनेशन। पोलिनेशन जैसे कि विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड्स, जिसके बिना हमें ना तो फ्रूट्स मिलेंगे ना सीड्स मिलेंगे, ये भी इसकी इकोसिस्टम इसकी सर्विस है। और ये पोलिनेटर्स हैं, जैसे बीज है, बम्बल बीज है, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये पोलिनेटर्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन में, जिससे हमें फ्रूट्स और सीड्स मिलते हैं। तो आप ये ऐड कर सकते हैं इसमें।
तीसरा जो है हमारा है प्लेजर फ्रॉम द नेचर, और जो हमें उसमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, वो प्राइसलेस होती है, वो हम कहीं कहीं नहीं मिल सकती। बुलबुल का सॉन्ग है, जैसे हम हरे हरे खेतों में, हरे हरे जंगल में जो है जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, एस्थेटिक प्लेजर महसूस होता है, बहुत मन को आनंद आता है। तो ये सारी जो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अगला देख लेते हैं, व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एक्सप्लेन देयर रोल इन स्टडी ऑफ डिजीज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स देख लेते हैं, जिसमें क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मतलब वो एनिमल्स जिसका डीएनए है जो है उसमें एक्स्ट्रा डीएनए डाल दिया, फॉरेन डीएनए डाल दिया है, जिसमें जो है डिज़ायर्ड करैक्टर्स होते हैं, जो हम चाहते हैं वो करैक्टर्स हैं, वो जीन डाल दिए हैं उसमें, तो इनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे रैट्स हैं, माइस है, रैबिट्स हैं, पिग्स, शीप, काऊ, फिश, ये इनको प्रोड्यूस किया गया है। और किस लिए डिजीज़ की स्टडी में ये किस तरह हेल्प करते हैं। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं डिज़ाइन किए गए हैं टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ जीन डिजीज़। मतलब ऐसे एनिमल्स बनाए गए हैं जिससे हमें ये पता चलेगा, ये समझ में आएगा कि जो जीन है वो कैसे बीमारी को डेवलप करते हैं, उनका क्या योगदान होता है जीन्स का बीमारी को डेवलप करने में। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए गए हैं एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज़, यानी कि ऐसे एनिमल्स बनाए गए हैं जो जिसमें कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर डिजीज़ के मॉडल बनाए गए हैं। उन मॉडल से फिर उनकी स्टडी करेंगे, भाई ये कैंसर जीन इसमें कैंसर कैसे हुआ, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे हुआ, उसकी स्टडी करेंगे। स्टडी करके फिर उसकी ट्रीटमेंट का जो है पता लगाएंगे भी इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, कैसे पॉसिबल है इसकी स्टडी, यानी कि मॉडल बना के अलग अलग बीमारियों की उसकी स्टडी करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं डिजीज़ की स्टडी में हेल्प करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एलर्जी, व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी क्या होती है। एलर्जी द एक्सकैरेटेड बढ़ा चढ़ाकर जो रिस्पॉन्स होता है ऑफ द इम्यून सिस्टम टू एलर्जेंस। एलर्जेंस बोल जो या एंटीजेंस बोल से प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द एलर्जी। यानी अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, माइट्स हैं, टिक्स हैं, इनसे जो है हमारा जो है इम्यून सिस्टम है उसमें एक्सक्रेटेड रिस्पॉन्स होता है, जो बढ़ा चढ़ाकर रिस्पॉन्स देता है। और इसमें केमिकल जो निकलते हैं वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन मास्ट सेल से जो रिलीज होते हैं, हिस्टामिन और सीरोटोनिन है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, जब भी एलर्जी से होती है तो हमें खांसी, छींक आती है बहुत ज़्यादा, स्नीजिंग, छींक आती है तो आँखों में से पानी भी आता है, नाक में से भी पानी आता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। What were the reasons due to the which Mendel's work remained unrecognized till 1900 AD। मतलब ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जो मेंडल ने काम किए थे वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, पब्लिश नहीं हो पाए। तो ये देख लेते हैं क्या है। कम्युनिकेशन, उस समय क्या था, कम्युनिकेशन इजी नहीं था। जैसे आजकल तो बहुत फास्ट जो है चीज़ें एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लेकिन उस समय कम्युनिकेशन इजी नहीं था। एंड कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, और पब्लिसाइज उसका जो काम था वो अच्छी तरह से पब्लिसाइज्ड भी नहीं हुआ था, कम्युनिकेशन भी ईजी नहीं था। दूसरा जो उसका कंसेप्ट था जीन्स का, उसका कंसेप्ट क्या था कि जीन्स तो स्टेबल हैं और डिस्क्रीट यूनिट्स हैं और ये ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इसका वो ये कंसेप्ट था कि क्या कंसेप्ट था कि जीन्स स्टेबल हैं, डिस्क्रीट हैं, यूनिट्स होती हैं और ये ट्रेड के एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑफ द पेयर ऑफ अलील्स, और भाई एक जीन्स की जो है दो अलील्स होती हैं, ये कंसेप्ट था उसका। डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, और उसने ये बताया था कि जो पेयर हैं अलील्स के वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करते। वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन, तो ये इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके साथ साथ जो और दूसरे साइंटिस्ट थे उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशंस इन नेचर, जो कि कंटिन्यूस वेरिएशन जो दिखाई देती है नेचर में, उसके एक्सप्लेनेशन में उसकी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तीसरा क्या था, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स। मेंडल ने क्या था, अपने इनको एक्सपेरिमेंट को
उनका कंक्लूजन निकालने के लिए क्या किया था, मैथमेटिक्स फिर अपनाया था। बायोलॉजी में क्या मैथमेटिक्स को यूज़ किया था, जो कि टोटली नया था एंड अनएक्सेप्टेबल टू द मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। और जो उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे वो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। चौथा क्या था, जो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड, मेंडल्स के वर्क ने क्या सजेस्ट किया था, जो फैक्टर हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, जैसे ऊपर भी बताया था जीन जो है डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, उसने बताया तो दिया था लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, फिजिकल प्रूफ नहीं था उसका एग्जिस्टेंस का, फैक्टर्स का भी, फैक्टर एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं और वो किस चीज़ के बने हैं, इसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे 1900 AD तक। अगला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, इनको बताना है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, एक तरह से जो मुंह से गोली ली जाती हैं उसको पिल्स बोलते हैं। टैबलेट की फॉर्म में होती हैं पिल्स, कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकती हैं। कंटेन आइदर प्रोजेस्टोजन्स और प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन, या तो पिल्स में ओनली प्रोजेस्ट्रोन होगा, प्रोस्टोजन्स होगा, या प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का जो कम्बिनेशन होगा, ये हो सकता है दोनों का। तो और एक एग्जांपल है सहेली, ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होती है और ये हफ्ते में एक बार लेनी होती है। इट इज़ ए वंस ए वीक इन पिल विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कई पिल्स ऐसी होती हैं जो 21 दिन तक लेनी होती है, यानी कि स्टार्ट जो मेंसेस पीरियड स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर 21 दिन तक लेनी होती है, लेकिन ये सहेली होती है वंस ए वीक लेनी होती है। तो ये न्यू जो है डेवलपमेंट है। तो फंक्शन कैसे करती हैं ये कंट्रासेप्टिव्स, ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देती है, अंडे को बनने मतलब अंडे को रिलीज नहीं होने देती, इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो जो है उसका ब्लास्टोसिस्ट का जो है इम्प्लांटेशन को रोक देती है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। फिर क्या करते हैं, थर्ड क्या करते हैं, जो सर्विक्स में जो म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देते हैं ताकि जो स्पर्म है, जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में वो रुक जाए। मतलब स्पर्म की मोटिलिटी को रोकने के लिए जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका केमिकल नेचर, जो क्वालिटी है वो चेंज हो गई है। तो ये 3 चीज़ें ये पिल्स करती हैं ये सारा काम। अब सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है, ये इसके जो नीचे क्वेश्चन था ये सिलेबस में नहीं था। अगला देख लेते हैं, ये भी जो है डिस्क्राइब द जूम ये भी सिलेबस में नहीं है। अब डिस्क्राइब द मेजल्सन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ये 5 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बहुत बार आया है। देखिए, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सजेस्टेड दैट, क्या पता चलता है इससे कि ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होती है, 2 स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, एंड ईच एक्ट एज ए टेम्पलेट, और दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, नया कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए। सो दैट आफ्टर कंप्लीट रेप्लिकेशन, जब कंप्लीट हो जाए रेप्लिकेशन, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पेरेंटल, हर एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें 1 पेरेंटल और एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा, यानी 1 पेरेंटल हो गया, 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया। तो इस तरह से एक डीएनए से, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से रेप्लिकेशन के बाद 2 डबल डीएनए स्टैंडर्ड बन जाता है, और 2 में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। तो इसलिए इसको बोला गया है सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि एक तो पेरेंट से आ गया और एक नया बन गया। हाफ द इंफॉर्मेशन इज कंजर्व्ड ओवर ए जनरेशन, यानी कि आधी जो इंफॉर्मेशन कंजर्व हो गई ओवर टू जनरेशंस। फिर मैथ्यू मेजल्सन और फ्रैंकलिन स्टर्लिंस ने एक्सपेरिमेंट किया था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। उसके लिए उसने इस्टेकोलाई को ग्रो किया था मीडियम में, जिसमें N15 हैवी आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन का, अमोनियम क्लोराइड N15 में उसने उसको ग्रो किया था, और एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन, और इसी सोर्स को उसने कई जनरेशन तक लिया। तो रिजल्ट क्या आया कि सभी जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बना था नई जनरेशन में, वो उसमें सब में N15 हैवी वाला नाइट्रोजन आ गया था, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। दूसरा जो एक तो डीएनए में है ही नाइट्रोजन, लेकिन और भी जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड हों उसमें भी N15 आ गया था। तो जो
N15 अब कैसे पता चलेगा कि सब N15 हैवी DNA मोलिक्यूल बन गया है? इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से करेंगे, सीजियम क्लोराइड मेथड से, डेंसिटी ग्रेडियंट से। ये देखो दिखा रखा है इसमें, ये N15 DNA देखो दोनों रेड रेड दिखा रखे हैं, यानी कि ये हैवी वाला है। जब हैवी का सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया था तो देखो सबसे नीचे जाके ये दिखाई दिया रेड रेड जो है हैवी, नीचे 20 मिनट के बाद फिर किया गया था तो देखो एक रेड स्ट्रैंड है और एक ग्रीन है। ग्रीन वाला जो है नया स्ट्रैंड है और नया में N14 दिखाई दे रखा है और रेड वाला जो है N15 है। तो ये बीच का हो गया, हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड से जो है N15 N14 बन गया, तो इस तरह से आ गया। अगली जनरेशन में देखो दो दो स्ट्रैंड आए, एक तो आया हाइब्रिड का, एक आया लाइट का। मतलब कि जो हैवी है वो तो रहा ही नहीं, हाइब्रिड बन गया और लाइट बन गया। ग्रीन वाले जो है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है और ये क्या है, दोनों ही लाइट हो गए। और जो बीच वाले हैं N15 N14 वाले बीच वाले हाइब्रिड हैं, तो इनका ये सीजियम से सेंट्रीफ्यूगेशंस करने से जो है सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट पे करने से ये आ गया था। फिर इन्होंने N15 वाले को ट्रांसफ़र कर दिया था, नॉर्मल N14 वाले में कर दिया था जो लाइट था। और कई जनरेशन तक उन्होंने उनको डेफिनेट टाइम इंटरवल्स पे क्या क्या मल्टीप्लाई किया और वहाँ कई जनरेशन के बाद उसका DNA एक्सट्रैक्ट करके देखा तो उसमें जो डबल हेलिक्स था उसको ये दिखाया गया है। कल्चर से जब उसको एक्सट्रैक्ट किया गया DNA को जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 to N14, तो क्या पाया गया था 20 मिनट्स इक्वलाई डिवाइड इन 20 मिनट्स हैड ए हाइब्रिड, उसमें हाइब्रिड पाया गया था। देखो बीच वाला हाइब्रिड मिल गया था। उसके बाद 40 मिनट्स के बाद देखा गया था तो दो उसमें लाइट बन गए थे, दो जो थे हाइब्रिड बन गए थे। कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ दिस हाइब्रिड DNA एंड लाइट DNA, यानी 4 बन गए थे, 2 तो हाइब्रिड थे और 2 जो है लाइट वाले थे। तो इस तरह से उसने प्रूव कर दिया था कि जो DNA है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है। अगला जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दे रखा है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। ये वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कोज कर देता है। विटनेस्ड ए मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड चेंज्ड इनटू इट्स फिजिकल फॉर्म। इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई थी। उसने जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को ग्रो किया था, उन्हें कल्चर प्लेट सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वाइल अदर्स प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। कुछ ने स्मूथ कॉलोनीज को प्रोड्यूस किया, कुछ ने रफ कॉलोनीज। जो स्मूथ सी उस पर ऐसी क्या बात आ थी कि वो स्मूथ है, उसने क्या एक कोट प्रोड्यूस की थी म्यूकस की, और म्यूकस जो है पॉलीसेकेराइड का बना होता था। और जो आर स्ट्रेन के पास ये कोट नहीं थी, म्यूकस कोट नहीं थी। जो माइस जो एस स्ट्रेन थी वो वायरुलेंट थी, यानी कि वो निमोनिया कोज करती थी। और जब आर स्ट्रेन से उसको इन्फेक्ट किया गया माइस को तो उस पर कोई निमोनिया नहीं हुआ। देखो दिखा रखा है, स्ट्रेन इंजेक्ट माइस किया तो माइस डाइव हो गई, निमोनिया से मर गई। आर स्ट्रेन से जब किया गया तो वो जिंदा रह गई। फिर उसने क्या किया ग्रिफिथ ने, उसने जो एस स्ट्रेन वाला है उसको हीट किल्ड कर दिया, उसको मार दिया हीट से। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया उन्होंने माइस में, वो मरी नहीं, डिड नॉट किल दैम, उसने मारा नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया मर गया तो माइस को निमोनिया नहीं आया इसलिए वो मरी नहीं। लेकिन जब उसने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन लाइव को दोनों को इंजेक्ट किया, मिक्सचर को इंजेक्ट किया, तो माइस डाई हो गई। ऐसी क्या बात हो गई, अकेले एस स्ट्रेन से हीट किल्ड से भी माइस जिंदा थी, अकेले आर स्ट्रेन से भी जिंदा थी, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करके डाला तो माइस डाई क्यों हो गई? ऐसा क्या हो गया कि वो उसको निमोनिया हो गया और मर गई? तो देखो इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एंड एस्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया, द माइस डाइड, मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग। और उसने क्या देखा कि जो डेड माइस थे उसमें लिविंग एस बैक्टीरिया मिला है, हमने तो हीट किल्ड डाला था, लिविंग कहाँ से आ गया? कंक्लूजन क्या निकाला, ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, क्योंकि आर स्ट्रेन वाली जिंदा थी, हैड समवन बीन ट्रांसफॉर्म्ड, उसने ये पाया कि जो आर स्ट्रेन वाली हैं वो चेंज हो गई एस स्ट्रेन में। किसके किसके द्वारा हो गई? हीट किल्ड एस स्ट्रेन के द्वारा बैक्टीरिया से। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन and enabled the R strain to synthesize a smooth
polysaccharide coat and become virulent। आर स्ट्रेन को सिंथेसाइज किया गया था और कुछ ऐसी चीज़ थी कि उसमें आर स्ट्रेन के उसमें पॉलीसेक्राइड की कोट आ गई थी और पॉलीसेक्राइड कोट आने से आर स्ट्रेन जो है एस में कन्वर्ट हो गया था, वायरुलेंट बन गया था और उसने ही उस माइस में निमोनिया कोज किया और वो डाई हो गई। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर, ये किस कारण हो गया? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के कारण हो गया। लेकिन इस ये केमिकल नेचर नहीं बता पाया था। बायोकेमिकल नेचर क्या था? जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन था, डीएनए था, आरएनए था। उस समय तक ये उसको पता नहीं था, बस उसको ये पता चल गया था कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई है कि उसने आर स्ट्रेन को क्या है, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया है। लास्ट वाला क्वेश्चन है जो है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल डायग्राम। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी पूरी बॉडी पे होता है हेड की, इसके स्पर्म की पूरी बॉडी बाहर जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। हेड, नेक, मिडल पीस और टेल 4 पार्ट होते हैं। एक्रोसोम हो गया, इसमें एप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम मटेरियल होता है इसमें। नेक मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। टेल है। फिर ये देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, 4 पार्ट हो गया, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। Plasma membrane envelops the whole body of sperm. The sperm head contains an enlarged haploid nucleus, an anterior portion of which is covered by cap-like structure, acrosome से ढका होता है। The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of the ovum. Middle piece possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of the टेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे जो टेल है वो मूवमेंट करती है और उससे मूवमेंट से स्पर्म की मोटिलिटी होती है और फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो ये था आज का हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें और कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा 12th के स्टूडेंट के साथ। और नोटिफिकेशन, अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बटन दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे अगली वीडियो का। और कल फिर मिलते हैं, 2019 का सेट डे लेकर आएंगे और प्लेलिस्ट में इन सब का हमने पिछली जो वीडियो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं उनका लिंक डाल दिया गया है, आप देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।